एपिसोड 30। टैक्सी की पिछली सीट पर बैठकर मैं सोचता रहा कि आखिर ये सब मैं फरियाल को कैसे बताऊंगा। बेशक मैं एक साजिश का शिकार हुआ था और मैंने जो भी कुछ किया उसमें मेरे इरादे को दखल ना था, लेकिन मेरे साथ पेश आने वाले वाकयात शर्मनाक थे। मेरा इरादा डानोडोल होने लगा। मैंने सोचा, अभी से फरियाल के सामने एतराफ़ जुर्म कबल वक्त होगा। क्यों ना पहले राजा से और फारूकी से मशवरा कर लूँ। इस ख्याल ने मुझे इतना कायल किया कि मैंने टैक्सी को रोक लिया और उसे वापस चलने के लिए कहा। उस सड़क पर कुछ पीछे एक ज़ेली सड़क पर फारूकी का घर था। अभी सुबह के 8 बजे थे और मेरे ख्याल में कोर्ट जाने के लिए वो 8:30 बजे से पहले नहीं निकलता होगा। फारूकी मुझे देखकर सख्त हैरान हुआ। अजी हजरत नवाब साहब, गरीब खाने पर आप निहार हूँ और बकौल शायर, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। खैर से अभी किसी मनकूह ने गोद नहीं लिया, वरना हम पूछते कि क्या उसने आग करके निकाल दिया। फारूकी, मुझे इसलिए आना पड़ा कि एक संगीन मामला दरपेश है। अरे भाई, फिक्र कैसी, अंदर आओ। ये बताओ, मेरी नज़र का फतूर है या सचमुच वाक़े से हो। फिर उसने मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर हाँक लगाई। अरे भाई ज़ौजा अव्वल आखिर, जरा देखो तो सही कौन नाजिल हुआ सवेरे सवेरे। फारूकी की बीवी किचन की तरफ से हाथ झाड़ती हुई नमूदार हुई। फारूकी के साथ वो हर मामले में उसकी जिद लगती थी। वो गोश्त का चलता फिरता पहाड़ था तो बीवी दुबलेपन की हद तक स्लिम। वो दराज कद था तो बीवी कोथा कामद। वो हंसोड़ था तो बीवी मतीन। वो जितना बोलता था बीवी उतना ही चुप रहती थी। चनाचा उनका गुजारा अच्छा हो रहा था। भाई ये अपने सद बधाई के फरमा रवा नवाब रफ़ीक अहमद शिराजी हैं। समझो बुरा वक्त आ गया कि ये तुम्हारे दर पर सवाली बनकर आए हैं। एक पराठा इनके लिए भी डाल दो, अल्लाह अजर देगा। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। चनाचा सलाम के बाद उसकी खैरियत पूछी और उसने मेरी। फिर वो किचन की तरफ लौट गई। फारूकी, मैं नाश्ते से पहले गुसल करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर गुसल खाना बनवाए किस लिए। गर्म पानी से गुसल करके मुझे काफ़ी सुकून मिला और अपने वजूद की नापाकी से पैदा होने वाला कराहत का एहसास कम हो गया। मगर मुझे कपड़े फिर वही पहनने पड़े तो मुझे यूँ लगा जैसे उन कपड़ों से खून की बू आ रही है। कपड़े बदलने का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि फारूकी के कपड़े मुझे साइज में दुगने थे। मैं नाश्ते की मेज़ पर पहुंचा तो फारूकी नदीदों की तरह खाने में मसरूफ था। माफ़ करना, ये बदअखलाक़ी नहीं, मजबूरी थी। तुम्हारा इंतज़ार करता तो भूख से मेरा इंतकाल पुरमलाल हो जाता। कितनी बदनामी होती मेरी बीवी की। एक ही तो शौहर था, इतना कमा के लाता था, फिर भी उसे भूखा मार दिया। भाई साहब, इनकी बातों में ना जाए। ये बताएं क्या लेंगे, सलाइस, मक्खन या अंडा। उसकी बीवी ने कहा, यार हम तो जब से होश संभाला लाते खा रहे हैं। पहले अब्बा की, फिर उस्तादों की और अब बीवी की, और सुबह बकरे की। लातों के भूत हैं हम। मैंने मुस्कुराकर कहा, पाए हैं तो मैं पराठा खाऊंगा, कल पकाए थे मैंने। फारूकी की बीवी ने कहा। नाश्ते के बाद जब उसकी बीवी उठ गई तो चाय पीते हुए मैंने कहा, तुम्हें जल्दी तो होगी कोर्ट जाने की। अरे इतनी जल्दी तो हमने बस पैदा होने में की थी। अम्मा बताती हैं कि 7वें महीने में वारिद हो गए थे। कोर्ट की क्या फिक्र करना, हम नहीं जाएंगे तो क्या इंसाफ का अमल रुक जाएगा। तुम बताओ मसला क्या है। यार फारूकी, मुझसे कत्ल हो गया है। वेरी गुड। गिरते हैं शाहसवारी मैदान जंग में। कत्ल भी मर्द ही क्या करते हैं, मगर किसको मारा, कब मारा, क्यों और कैसे, खुलकर बात करो। मैंने उसे तमाम वाक़यात की तफसील सुनाई जो गुज़िश्ता 12 घंटों में पेश आए थे। उस वक्त से जब फारूकी ने मुझे अपने ऑफिस के करीब छोड़ा था। सुबह फिर वहीं होश में आने तक का वक्फा था। आहिस्ता आहिस्ता फारूकी संजीदा होता चला गया। मेरी बात खत्म हुई तो उसने कहा, यार मैं 2-4 फ़ोन कर लूँ, फिर गौर करते हैं इस वारदात पर। जो होना था वो हो गया। बकौल गालिब, एक मर्गे नागहानी और है। फांसी होनी है तुम्हें तो हो जाए, फिक्र कैसी। वो किसी मामले में ज़्यादा देर सीरियस नहीं रह सकता था। यह अंदाज़ा करना मुश्किल था कि अदालत में उसका अपने क्लाइंट या जज के साथ रवैया कैसा रहता है। उसकी कामयाबी को देखते हुए कहा जा सकता था कि इस रवैये ने उसे नुकसान नहीं, फ़ायदा ही पहुंचाया है। उसने पहले अपने मातहत वकीलों को हिदायत दी और कहा कि आज अचानक उसने फौत होने का प्रोग्राम बना लिया है, इसलिए अदालतों में वो अगली पेशी की तारीख लेकर मौकिलों को समझाएं कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर उसने किसी आला पुलिस अफसर से बात की, मगर उस वक्त मेरा जहन गुज़िश्ता रात के वाक़यात से हटकर अपने वालिदैन की तरफ हो गया था। अभी तक उन्हें इल्म ही ना था कि उनका होनहार सपूत अपनी रियासत से चलकर वापस लाहौर आ गया है, मगर उनकी कदम बोसी के लिए हाजिर ना हो सका। अगर राजा या शहनाज ने मेरे घर फ़ोन किया तो वो कितने हैरान होंगे कि रफ़ीक गुज़िश्ता रात आया था तो फिर गया कहाँ, वो घर क्यों ना आया। और इसके बाद उन सब की तशवीश और भागदौड़ शुरू हो जाएगी। मैंने बेहतर समझा कि मामलात को मज़ीद ख़राब होने से बचा लूँ। लाउंज के दूसरे फ़ोन से मैंने पहले फरियाल से बात की। वो शहनाज के साथ नाश्ते में बिजी थी। मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी। फरियाल,
میں فاروقی کے ساتھ ہوں. کل رات بہت دیر ہو گئی تھی, میں گھر نہیں گیا تھا. غلطی ہوئی کہ میں نے اپنے گھر فون بھی نہیں کیا. کیا مطلب؟ تم رات بھر کیا کرتے رہے؟ چند کتنا گزارا یہ رات میں؟ ویسے ایسی کیا مصروفیت رہی رات بھر؟ مجھے بھی فاروقی کے ساتھ جانا ہے, کچھ قانونی معاملات ہیں, اس کے بعد ہی گھر جاؤں گا. ابھی راجا سے بھی بات کرتا ہوں. فون آیا تھا مہاراجا کا, شہناز سے بات ہوئی تھی. ارے یار, کہیں اس نے میرے گھر فون نہ کر دیا, بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. میرے والدین سخت پریشان ہوں گے اور دکھی بھی. تو تم ان سے بات کیوں نہیں کر لیتے؟ میں تمہیں خبردار کرنا چاہتا تھا. میرا خیال ہے کہ تمہارا وہ نامزد شوہر یہاں موجود ہے. یہ نہیں ہو سکتا. وہ یہاں آئے گا تو پکڑا جائے گا. اس پر اپنی بیوی کے قتل کا الزام ہے, اور اس کا سالہ فرشتہ اجل کی طرح سلطان کے پیچھے لگ گیا ہے. ویسے تمہیں یہ غلط فہمی ہوئی کیوں؟ یہ غلط فہمی نہیں ہے, کچھ واقعات ایسے پیش آئے ہیں. سسپینس پیدا مت کرو. تفصیل فون پر نہیں بتا سکتا. ہو سکتا ہے وہ جعلی یا ڈپلیکیٹ پاسپورٹ پر آیا ہو, کسی اور نام سے. جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا تھا, اس کے بعد وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ہی آ سکتا ہے. رہی اس کے سالے کی بات, تو وہ امریکی شہری ہے. پاکستان میں کتنا عرصہ رک سکتا ہے؟ وہ پاکستانی شہری ہی ہے. دیکھو, بحث مت کرو. میرا شک بے سبب نہیں ہے. جب تک تم شہناز کے گھر میں ہو, تمہارے ساتھ خود شہناز بھی غیر محفوظ ہے. تو پھر تم ہی بتاؤ کیا کروں میں؟ تم دونوں کہیں شفٹ ہو جاؤ, جہاں اس خبیث کے خیال کی رسائی بھی نہ ہو. کیوں نہ واپس بدائی لوٹ جائیں؟ یقیناً اچھا آئیڈیا ہے, لیکن جانتی ہو تم میرے ساتھ کیوں آئی تھی؟ تمہیں اپنا گیٹ اپ بدلنا تھا. یہ کام پہلے کرو. شہناز سے مدد لو اس کام میں. تمہارا حلیہ ایسا ہونا چاہیے کہ میں بھی نہ پہچان سکوں. تو اس کا مطلب ہے تمہارا کوئی ارادہ نہیں ہے گھر آنے کا؟ جان, میں آج بےحد مصروف ہوں. مجھے گھر بھی جانا ہے, اور وہاں بھی کچھ مسائل ہیں. شہناز کو تو ویسے بھی کچھ ارادہ تھا سد بدائی جانے کا, اور وہیں ڈسپینسری قائم کرنے کا. تم دونوں ضرورت کا سامان سمیٹو اور جاؤ. میں فرصت ملتے ہی آ جاؤں گا. اور فرصت کب ملے گی تمہیں؟ بھائی یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں, مگر میں جلد از جلد آ جاؤں گا. تمہارے بغیر اور تم سے دور میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ بالکل رہ سکتے ہو. سچ سچ بتاؤ مجھے, کہیں تمہاری وہ گوری محبوبہ تو یہاں نہیں آ گئی؟ عائشہ, میڈ ان انگلینڈ. پاگل پنے کی باتیں مت کرو. اگر جھوٹ بولا نا, تو اس سے پہلے میں تمہیں قتل کر دوں گی. اس نے غصے میں فون بند کر دیا. پھر میں نے راجا سے بات کی. وہ خفا ہونے لگا. ابے تو ہے کہاں نواب کی اولاد؟ راجے, تو نے میرے گھر تو فون نہیں کیا تھا نا؟ صبح کیا تھا. تو کیا فریال کے ساتھ ہنی مون منا رہا تھا کسی ہوٹل میں؟ بکواس مت کر. اسے شناز کے پاس چھوڑ دیا تھا میں نے, اور پھر فاروقی کی طرف چلا گیا تھا. ابھی تک اسی کے ساتھ ہوں, اس کے گھر میں. میرے گھر کیا بات ہوئی؟ ارے وہ تو اچھا ہوا کہ تیری اس کزن رابعہ نے فون اٹھا لیا. کہنے لگی کہ تو گھر آیا ہی نہیں. میں نے کہا گھر نہیں آیا تو پھر کہاں گیا؟ وہ بولی یہ تو آپ ہی بتائیں. میں نے کہا کہ اچھا, معلوم کر کے بتاتا ہوں. تم ابھی کسی سے ذکر مت کرنا. راجا, میں ایک بہت بڑی قانونی مشکل میں گرفتار ہو گیا ہوں. ہو سکتا ہے مجھ پر ایک لڑکی نادیہ کے قتل اور آبرو ریزی کا کیس بن جائے. تم مذاق تو نہیں کر رہا؟ کون نادیہ؟ کوئی ماڈل ہے. تفصیل ابھی نہیں بتا سکتا. بس اپنی بیوقوفی سے پھنس گیا تھا میں. آپ فاروقی کے پاس مدد کے لیے آیا ہوں. دیکھیں وہ کیا کرتا ہے. وہ یار, میں بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں. تو مجھے کچھ بتا دو. اگر تیری مدد کی ضرورت پڑی تو میں تجھے بول دوں گا. ابھی تو وہیں ٹھہر. تیری ضرورت وہاں زیادہ ہے. دیکھ, آدھی ادھوری بات سے تو نے میرے لیے بڑی پریشانی پیدا کرتی ہے. اب میں یہاں کیسے بیٹھا رہوں گا؟ تو فاروقی سے بات کرا میری. فاروقی اندر اپنے گھر کے آفس والے فون پر کسی سے بات کر رہا ہے. میں نے کہا, مگر اسی وقت فاروقی نے فون رکھا اور باہر آ گیا تو میں نے ریسیور اسے دے دیا. عادت کے مطابق فاروقی بولا, ارے رنگیلے راجا, آخر خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تمہاری صحبت کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہونا تھا. نواب صاحب نے بھی کام دکھا دیا. بس اب انشاءاللہ زندگی اچھی گزرے گی اس راہ راست پر. اجی آپ ہم پر چھوڑ دو سب. ایک کیا, اسے 7 خون معاف ہے. باقی رہی آبرو ریزی والی بات, تو راجا جی, اس کی آبرو تھی کہاں؟ اور تھی تو اس نے کون سا نکاح پڑھوا کے جملہ حقوق محفوظ کروا لیے تھے. ارے یار, تم کیوں فکر مند ہوتے ہو؟ بہتی ندی سے کسی پیاسے نے پانی پی لیا تو کون سا گناہ کیا؟ ندی آخر ہوتی کس لیے ہے؟ ہاں ہاں, ہم تیرے یار پہ حرف نہیں آنے دیں گے. تقریباً 10 منٹ تک ان دونوں کی بات ہوئی. بظاہر فاروقی کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی, لیکن راجا مطمئن نہیں تھا. فاروقی نے اس سے صرف اتنا کہا تھا کہ ہو سکے تو آئی جی یا ڈی آئی جی سے فون کرا دینا. باقی بندوبست ہو گیا ہے. مگر راجا نے کہا کہ فون سے کچھ نہیں ہوگا, وہ خود آ کے بات کرے گا. اس وقت تقریباً 9:30 بجے تھے. فاروقی بولا, چلو رفیق صاحب, تھانے چلتے ہیں. تھانے؟ کس لیے؟ ارے بھائی, قتل کیا تو تھانے تو جانا ہی پڑے گا. بڑی مشکل سے گنجائش نکالی تمہارے لیے, سب جگہ فل تھی. کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں. چلو,
راستے میں سمجھا دیں گے. یہ قانونی چکر ہے اور ہم سے بڑا چکر باز تمہارا وہ رقیب روسا نہیں ہو سکتا. میں اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پہلے میں رپورٹ لکھواؤں اس سے پہلے کہ مجھ پر الزام آئے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا. رپورٹ تو لکھی جائے گی تمہارے خلاف نواب صاحب. پہلے یہ بتاؤ تم کو بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ جگہ کون سی تھی؟ ارے آئیڈیا ہوتا تو میں صبح پہلا کام یہ کرتا کہ وہاں جا کے تصدیق کر لیتا. میں نے راجا سے کہا ہے وہ معلوم کرے کہ یہ جو ماڈل تھی نادیہ اس کا کبھی صفدر سلطان سے کوئی تعلق رہا یا نہیں. اس نے تو خود اعتراف کیا تھا اس تعلق کا. فاروقی نے سر ہلایا. کیا تمہیں اب بھی شک ہے کہ وہ خواب ہو سکتا ہے؟ نہیں یار، میری چھٹی حس کہتی ہے کہ وہ خواب نہیں تھا. نادیہ کا واقعی خون ہو گیا تھا. خون کس نے کیا، کب کیا اور کیسے کیا یہ مجھے بالکل معلوم نہیں ہوا. میں بے ہوش تھا. راجا نے کہا کہ وہ معلوم کر لے گا. ایک ماڈل کے قتل کی خبر دوپہر تک سب کو ہو جائے گی اور ظاہر ہے کل کے اخبار میں بھی ہوگی. مگر میں کیا کروں گا اس خبر میں اگر میرا نام بھی آ گیا تو؟ او بھائی، اتنا تردد جس نے کیا ہے وہ تمہارا ہم جیسا کوئی خیرخواہ تو ہے نہیں. خیر سے رقیب روسا کے عہدے پر فائز ہے. وہ تو تمہارے کارنامے کا ڈھول پیٹے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو ہوتا ہے. چشم بدور. شک کی بنیاد پر رپورٹ بھی لکھی جائے گی. ماشاءاللہ تمہارا نام بھی اس میں آئے گا. انشاءاللہ گرفتاری، تفتیش، عدالت میں پیشی سب ہوگی. بقول شاعر، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. ارے یار تم ہنس رہے ہو. اگر یہ سب کچھ ہوگا تو پھر تمہارے پاس آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ الحمدللہ ہم تمہیں مایوس نہیں کریں گے. آخر یار ہے تمہارے، خود تمہیں تختہ دار تک پہنچا کے آئیں گے. عمر قید ہوئی تو جیل تک چھوڑنے جائیں گے. ارے یار ایسی شکل مت بناؤ. دیکھو نا ورنہ مجھے بھی رونا آ جائے گا. رو نہ تو اور کیا کروں؟ ہمت کرو پیارے ہمت. رونے سے زندگی کا کوئی مسئلہ حل ہوا ہے کیا؟ بالآخر ہم تمہیں باعزت بری کرا لیں گے. قانونی کارروائی تو ہوگی لیکن الزام کوئی نہیں آئے گا تم پر. ضمانت پر رہائی بھی ہو جائے گی بالآخر. بالآخر یعنی مجھے حوالات اور جیل میں بھی رہنا پڑے گا بالآخر. کیا کرے بھائی، دستوری کچھ ایسا ہے زمانے کا. اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ فاروقی، تمہاری ان باتوں سے تو لگتا ہے کہ مجھے سزا بھی ہو جائے گی. تم کچھ نہیں کر سکو گے. اگر عدالت میں وہ ویڈیو فلم پیش کر دی گئی تو شبے کی کون سی بات رہ جائے گی؟ وہ سنجیدہ ہو گیا. دیکھو یہ قانونی نکات ہیں، ان پر اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑو. یہ سب ہم پر چھوڑ دو. 20 سال کی پریکٹس میں گھاس نہیں کھوتی. عمر گزری اس 10 کی سیاہی میں. ویڈیو فلم سے کچھ نہیں ہوگا. اسے حتمی شہادت کے طور پر قبول نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ فلم بنائی جاتی ہے کیمرے کی مدد سے. دیکھنے والی آنکھ انسان کی نہیں کیمرے کی ہوتی ہے، اور کیمرہ چلاتے ہیں کیمرہ مین. وہ کچھ بھی دکھا سکتے ہیں. قطرے میں دریا دکھانے کی ایک مثالی فلم تھی فلم جوز میں. اس میں جو طوفانی منظر اور شارک دکھائے گئے تھے وہ سب کیمرہ ٹرک تھی. وہ ایک چھوٹا سا تالاب تھا جو آج بھی یونیورسل اسٹوڈیو میں سیاحوں کی دلچسپی کے لیے محفوظ ہے. پھر آج کل تو کمپیوٹر گرافکس اور اسپیشل افیکٹس کا دور ہے. وہ سب تو ٹھیک ہے یار، لیکن میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ مرکزی کردار ادا کرنے والا میں نہیں ہوں. او یار کیوں نہیں کہہ سکتا؟ صاف انکار کہ نادیہ کے ساتھ میں نہیں تھا. حلف اٹھا لے. جھوٹا حلف؟ او ہو رفیق صاحب، آپ بھی نا چشمے بدور. ماشاءاللہ بالکل بے دال کے بودم ہے جسے عرف عام میں الو کہا جاتا ہے. آپ کی جان داؤ پر لگی ہوئی ہے. وہ حرام الدہر نادیہ کی جان تو لے چکا ہے، اب آپ کو تختہ دار کی طرف دھکیل رہا ہے. عدالتی قتل پر کمر بستہ ہے اور آپ پڑے ہوئے اخلاقیات کے چکر میں. میاں شہزادے، یہاں دن میں 10 بار بڑے بڑے نمازی، پرہیزگار اور بارش لوگ جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں. تمہارے ساتھ دھوکہ فریب ہوا ہے. تم شرافت اور سچائی کی بات کرے ہو. جو غلط ہے یا حرام ہے وہ بھی جائز اور حلال ہو جاتا ہے اگر معاملہ جان بچانے کا ہو. یہ تو ٹھیک ہے مگر اگر مگر کو چھوڑو. صاف کہو کہ فلم فراڈ ہے. کوئی ایکٹر ہے جسے میک اپ سے مجھ جیسا بنا دیا گیا ہے. فلم گاندھی میں کیا خود انجہانی گاندھی دوبارہ مرنے کے لیے اس جہان میں آئے تھے؟ قائد اعظم کا کردار کرسٹوفر لی نے کیا تھا. سینکڑوں مثالیں دے سکتے ہو تم. لیکن دیگر ثبوت، فنگر پرنٹس وغیرہ؟ قبلہ نواب صاحب، اپنے اس خادم پر بھروسہ رکھیے. سارے ثبوت ہم بھی چٹکیوں میں اڑا دیں گے، باقی نہیں رہنے دیں گے. یہ سب پیسے کا کھیل ہے جسے ہم عدالتی نظام کہتے ہیں. چلو فرض کرو میں نے انکار کر دیا. یہ ثابت کیسے ہوگا کہ وہ میں نہیں تھا؟ ویری سمپل. تم نادیہ کے ساتھ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ایک آدمی بیک وقت دو جگہ نہیں ہو سکتا. اس بات کا ناقابل تردید دستاویزی ثبوت بھی فراہم کریں گے کہ اس رات تم جائیداد سے دور ایسی جگہ تھے جہاں سے نکل کر کہیں جا ہی نہیں سکتے تھے. ایسی جگہ کون سی ہوگی؟ نواب صاحب، یار فاروقی، میں تنگ آ گیا اس نواب صاحب کی گردان سے. تم میرا نام نہیں لے سکتے کیا؟
नाम में क्या रखा है? बकौल शेक्सपियर, अहमियत सारी उसकी है कि कौन क्या है। तुमने पूछा था, जगह का नाम तो उसे उर्फ़े आम में हवालात कहते हैं। उस रात तुम हवालात में बंद थे। मैं दम बखुद रह गया। हवालात में? मगर क्यों? वही अब सोचते हैं कि तुम्हें किस जुर्म में अंदर किया जाए। यही बात कर रहा था मैं ऊपर वालों से। एक खाना ऐसा मिला जहाँ कल रात से अभी तक रोजनामचे में कोई इंदराज नहीं था, कोई एफआईआर नहीं लिखी गई थी। थानेदार से बात हो गई है, फोन मैंने भी करवा दिया है और तुम्हारे यार ने भी किया होगा। इंशाल्लाह पक्का बंदोबस्त हो जाएगा। कुछ माल वगैरह जरूर खर्च होगा। माल की कोई बात नहीं फारूकी, लेकिन मेरी इज्जत का सवाल है। मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? यही मुंह प्यार है, जैसे अम्मा कहती होंगी कि चांद सा मुखड़ा। मेमो ने भी चूमा होगा। अब रही बात इज्जत की, तो वो तो आनी जानी है। मैं सूरत हाल से कतई मुतमईन नहीं था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। गाड़ी अब थाने की हदूद में दाखिल हो चुकी थी, जहां एक लैंड क्रूजर पहले से मौजूद थी और उसकी नीली नंबर प्लेट पर सुनहरे हरूफ से पुलिस लिखा था, ताकि खवास उसे जाने और आवाम से बचे। एसएचओ चौधरी हुकुमदाद हमारा मुंतजर था। वो रिवायती साख्त का थानेदार था, जिसकी पतलून उसके पेट पर नहीं टिकती थी और पेट कभी भरता नहीं था। अफसराने वाले की वजह से उसे थाने आके बैठना पड़ा था, वरना वो रात को ही आता। उसके अंदाजे पजीराई में भी नागवारी का पहलू नुमाया था। जब हम तशरीफ रख चुके और फारूकी की फरमाइश पर थानेदार ने चाय शाय भी बदले नाहास्ता मंगवा ली, तो उसने कहा, हाँ जी, खैर से आप हो मुलजिम? फारूकी बोला, ये नवाब रफीक अहमद शिराजी है। हार्वर्ड से एमबीए किया है, फिर लंदन में 2 साल लॉर्ड अनस के साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। थानेदार मुस्कुराने लगा। कौन सी रियासत के नवाब हैं जी आप? मैंने मतानत से कहा, सद बधाई, ये रतास से आगे है, सैकड़ों मुरब्बे मील का इलाका है। फारूकी बोला। थानेदार बिल्कुल मुतासर ना हुआ। चलें जी, दफा करें, मामला बताएं बिल्कुल सच सच। आप भी दफा करें झूठ सच को। फारूकी बोला, ये काम है अदालत का। वो तो फिर मेरे पास आने की क्या जरूरत थी नवाब साहब को और आपको? थानेदार का मूड ऑफ हो गया। फारूकी वकील था और पुलिस से निपटने के सारे गुर जानता था। उसने पैंतरा बदला, आपको किसी ने कुछ नहीं बताया? मेरी डीआईजी साहब से बात भी हो गई थी। शायद आईजी साहब ने कहा होगा उनसे। वो राजा के कजन या दोस्त है। राजा को तो आप जानते ही होंगे। थानेदार के गुब्बारे की हवा कुछ निकल गई। छोड़ दीजिए सबकी बात, आप फरमाएं, हमारे लिए क्या हुक्म है? फारूकी ने कहा, आप एक इंतराज कर लें कि ये गुज़िश्ता रात यहाँ हवालात में बंद है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई डाल दें। इन्हें किसी गलतफहमी में पकड़ लिया गया था। पुलिस वालों से ज्यादती हो जाती कभी कभी अदाए फर्ज में। जब पता चला कि ये कौन है और इनकी बेगुनाही साबित हो गई, तो आपने खुद 161 में बयान लेकर इन्हें छोड़ दिया। मगर ये रात 8 बजे से सुबह 9 बजे तक बंद रहे हैं। ठीक है जनाब, हमारा काम तो हम कर लेंगे। फारूकी उसका मतलब समझ गया। नवाब साहब बड़े दरिया दिल आदमी है, कोई इन्हें तिनका दे तो ये बांस देते हैं। फारूकी की बात ऐसी जुबानी थी कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। थानेदार ने मुहर्रिर को बुलाया और एक रजिस्टर फारूकी के सामने रख दिया। ये मुलाजा कर ले, पक्का काम कर दिया हमने। फारूकी ने रिपोर्ट पढ़ी, जो हमारे आने से पहले ही दर्ज कर ली गई थी। उसने सर हिलाकर इत्मीनान का इजहार किया और रजिस्टर मुझे दे दिया। मगर मेरे लिए पुलिस की जुबान में उस तहरीर को पढ़ना बिल्कुल नामुमकिन था। क्या लिखा इसमें? इसमें लिखा है कि गुज़िश्ता रात आपने एक गाड़ी चोरी करने की कोशिश की थी। लाहौल विला कुव्वत, यानी एक और बेहुदा रुस्वा कुर इल्जाम। ये सब गलतफहमी की वजह से हुआ है। आप एक जगह अपनी गाड़ी खड़ी करके चले गए। वो शॉपिंग एरिया था, मगर वहाँ पार्किंग ममनू थी। चनाचे आपकी गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस का लिफ्टर उठा के ले गया। अब इत्तेफाक देखिए कि जहाँ से आपकी गाड़ी उठाई गई, वहाँ दूसरी गाड़ी आ गई। उसका मॉडल, मेक और रंग वही था जो आपकी गाड़ी का। उसमें 4 नौजवान थे जो वहीं एक शॉपिंग प्लाजा में चले गए। उसी वक्त आप बाहर आए और आपने अपनी चाबी से गाड़ी खोल ली। ताले पुराने और चाबियां घिसी हों तो ऐसा हो जाता है। उसके बाद आपने चाबी इग्निशन में लगाई और गाड़ी स्टार्ट करने में भी कामयाब हो गए। आपने ज़्यादा गौर ही नहीं किया कि वो आपकी गाड़ी नहीं है, वरना आपको यकीनन अंदाज़ा हो जाता। अभी आप रवाना होने के लिए गाड़ी मोड़ ही रहे थे कि वो चारों वापस आ गए जो उस गाड़ी के असल मालिक थे। उन्होंने शोर मचा के और दौड़कर आपको रोक लिया। आपकी एक ना सुनी गई और पुलिस की मोबाइल तलब कर ली गई। वो चारों आपको थाने ले आए और आपके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कर ली। जब आपने असल सूरत हाल की वजाहत की, तो गाड़ी तलाश करने में वक्त लगा। आपके दोस्त और वकील फारूकी साहब आधी रात के बाद आए और उन्होंने आपकी गाड़ी वापस हासिल की। ताहम उस वक्त तक सुबह होने वाली थी। आप रात भर हवालात में रहे। सुबह एसएचओ साहब के ऑर्डर पर आपको छोड़ दिया गया।
फारूकी साहब ने आपकी जमानत दी। वो चारों लड़के कौन थे जिनकी गाड़ी मैं चोरी करके ले जा रहा था? उनको दफा करें, उनके नाम पते सब लिखे हुए हैं, मगर आप क्या करेंगे जानकर? थानेदार बोला, अब आप अपना बयान लिख दें, जो वकील साहब लिखवाएंगे। एक सादा कागज पर मैंने वो सब लिखा जो फारूकी ने लिखवाया। रस्मी कागजी कार्रवाई खत्म हो गई तो फारूकी और थानेदार कुछ देर के लिए बाहर चले गए। बाद में मुझे मालूम हुआ कि थानेदार ने 50,000 रुपये मांगे थे, मगर फारूकी ने 10 पकड़ाए कि रखने हैं तो रखो वरना खुदा हाफिज। जब थानेदार वापस कमरे में आया तो उसकी सूरत से ही अंदाजा हो जाता था कि वो नाखुश है। फारूकी ने मेरे कहने पर उस गाड़ी का नंबर और मालिक का नाम पता नोट कर लिया, जिसकी चोरी के इल्जाम में मुझे एक रात हवालात में गुजारना पड़ी थी। ये वही रात थी जो मैंने नाजिया के साथ बसर की थी, लेकिन फारूकी की मामला फहमी ने कानूनी तौर पर मुझे एक मजबूत ढाल फराहम कर दी थी। अब कानून खुद मेरी तरफ था। यह सबूत मौजूद था कि मैं उस रात हवालात में बंद था और वहां से निकल ही नहीं सकता था। मेरी रिहाई सुबह 9 बजे अमल में आई, जबकि नादिक का कत्ल उससे कई घंटे पहले हुआ था। दस्तावेज सबूत की सूरत में वो रिपोर्ट मौजूद थी जो मेरे खिलाफ लिखवाई गई थी, और गवाह थाने का अमला था। इस सब हुस्न इंतजाम के बावजूद मेरी परेशानी कम नहीं हुई थी। अब यह मुमकिन नहीं था कि कानूनी और अदालती तरीक़ेकार के सारे मराहल तय करके मैं बिला आखिर इस बाइज्जत तौर पर रिहा कर दिया जाऊं। लेकिन उससे पहले नादिया के साथ जाने, रात भर दादे ऐश देने और फिर उसे कत्ल करके फरार हो जाने की जो रुस्वा कौन कहानी सारे ज़माने को मालूम होनी थी, उसके तस्वुर से ही मुझे पसीना आ जाता। मगर फारूकी का कहना था कि जान और इज्जत दोनों को बचाना नामुमकिन होगा। मैं फारूकी के साथ बाहर आने ही वाला था कि थानेदार ने बड़े तंजिया और तल्ख लहजे में कहा, नवाब साहब, इस सरकारी मेहमान खाने पर भी एक नजर करम डाल लें जहां आपने कयाम फरमाया था। जरा सबको चेहरा भी करा दीजिए। फारूकी मेरे कान में बोला, साला बहुत जला बुना बैठा है। अब ये चाहता है कि कुछ रकम मुहर्रिर और ड्यूटी अफसर और थाने के दीगर अमले को भी अलग से दी जाए। अपने 10,000 में से कुछ भी देने को तैयार नहीं है। फिर क्या करना चाहिए? चलो दे देता उन्हें भी कुछ, बाद में उन्हीं की गवाही होगी। रिश्वत दे के जहन्नुम के हकदार तो बन ही चुके हैं, जहाँ शेर वहाँ सवा शेर। फारूकी ने हस्बे मरातिब कुछ मजीद नजराने पेश किए। 1,000 ड्यूटी ऑफिसर को मिले, 500 मुहर्रिर को कम लगे। उसने स्टेशनरी की मद में मजीद 300 वसूल कर लिए। हवालात के बाहर खड़े संतरी ने 200 शुक्रिया के साथ कबूल किए। एक मकसद ये भी था कि थाने का वो अमला जिसने सुबह ड्यूटी पर आ जाने के बाद मुझे रिहा किया था, मेरी सूरत देख ले। हवालात में 8 कैदी थे। उनमें से एक की हालत काफ़ी ख़राब थी। गालिबन वो रात भर ज़ेर तफ्तीश रहा था और अब मुर्दों की तरह पड़ा था। उसका फटा हुआ लिबास खून आलूद था। घुटनों में सर्दी चिल्ला रहा था। बाकी सब सहमे हुए और परेशान हाल बैठे थे। उनमें 16-17 साल का एक लड़का भी था जो दीवार के साथ चुपचाप बैठा था, मगर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं पलटने वाला था कि एक शख्स ने सर उठाया और एक लम्हे के लिए मेरी और उसकी नजरें मिली। मैंने महसूस किया कि वो कुछ घबरा गया है। फिर मेरे जहन की तारीकी में रोशनी थी चमकी। जो बात मेरे तहत शऊर में गुम थी वो एकदम शऊर की सतह पर यूं आ गई जैसे पानी में डूबने वाले की लाश सतह पर आ जाती है। मैंने उसे फिर गौर से देखा तो उसने अपना चेहरा चादर में छुपाने की कोशिश की, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। मैंने अचानक वो 2 निशानियां देख ली थी। गुज़िश्ता रात मैं जिस टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठा था उसके एक कान में सोने की छोटी सी बाली थी। ये कान मेरी तरफ था। उसने जो लाल रंग की टी शर्ट पहन रखी थी उसके बाएं बाजू पर सफेद रंग से एक बिच्छू बना था। ये बाजू भी मेरी तरफ था। ये इत्तेफाक हरगिज नहीं हो सकता। मैंने टैक्सी ड्राइवर की सूरत पर यकीनन गौर नहीं किया था, मगर 2 बातें मैंने गैर इरादी तौर पर नोट की थी। उसके मुंह छुपाने से मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं लौटकर थानेदार के कमरे की तरफ गया। वो अब रवानगी के लिए अपनी लैंड क्रूजर की तरफ जा रहा था। मैंने फारूकी से कहा, यार इसे बुलाओ 1 मिनट के लिए प्लीज। फारूकी कुछ हैरान हुआ, मगर उसने कुछ कहे बगैर थानेदार को आवाज दी, जरा एक हमारी बात सुन ले थानेदार साहब। थानेदार ने पलट कर देखा और कमरे में लौट आया। हाँ जी, कुछ और याद आ गया नवाब साहब को? मैंने कहा, चौधरी साहब, हवालात में एक शख्स को देखा मैंने। उसके कान में सोने की एक मुंदरी है, लाल टी शर्ट पहने, बाजू पर सफेद बिच्छू बना है। जरा उसे तो बुलाए। क्या मामला आखिर, कौन है वो? थानेदार बोला। मैं इतना जोश में था कि मैंने अपना पर्स निकाला और किसी तकल्लुफ के बगैर हजार हजार के 5 नोट मेज पर डाल दिए। अगर ये मेरा बंदा होगा तो मैं और दूंगा। खुद फारूक मेरी इस हरकत को समझ नहीं पाया था। थानेदार दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गया तो उसने पूछा, कौन है ये आदमी? गालिबन वही टैक्सी ड्राइवर। इंतहा हैरत से फारूक की सूरत मजाका खेज हो गई। वो जो तुम्हें लेकर गया था?
अभी मालूम हो जाएगा। मतलूबा मुलजिम को हवालात से निकाला गया और एक कांस्टेबल उसे पेशी के लिए ला रहा था कि अचानक शोर मच गया। वो एकदम बाहर की तरफ भागा। कांस्टेबल ने चीख मार के उसे गाली दी और उसके पीछे दौड़ा। मुलजिम 30 साल का जवान आदमी था। उसकी सेहत ज्यादा अच्छी नहीं थी तो खराब भी नहीं थी। मालूम नहीं वो यहाँ क्यों बंद था, मगर अब उसे अचानक ये खतरा महसूस हुआ कि मैंने उसे शनाख्त कर लिया है तो उसने भाग जाने का रिस्क ले लिया। मुझे अंदाजा था कि कांस्टेबल उसे ना पकड़ सका तो पीछे से गोली मार देगा। मैं तेजी से लपका और गेट की तरफ बढ़ा। थाने के अंदर और बाहर सख्त भगदड़ मची हुई थी। हवालात से मुलजिम का फरार हो जाना खुद थाने वालों को मुश्किल में डाल देता था। थानेदार खुद बाहर निकलकर गरजने लगा, और मार दे इस कुत्ते की औलाद को। उसने गालियों की गर्दान शुरू कर दी। गेट पर खड़े संतरी ने अपनी राइफल उठाई ही थी कि मैंने चीख कर कहा, ठहरो, गोली मत चलाना, मैं पकड़ता हूँ उसे। मुलजिम के ताक़ुब में जाने वाला कांस्टेबल वही था जो उसे हवालात से निकाल कर लाया था। वो कदरे उम्र रसीदा और कमजोर आदमी था। वो रुक गया और मुलजिम गेट से बाहर निकल गया। अचानक मेरे अंदर का पुराना एथलीट जाग उठा। जब मैं दौड़ता हुआ गेट से निकला तो संतरी ने राइफल नीचे कर ली थी। थानेदार अब उसे गालियां दे रहा था और सबकी पेटी उतरवाने की धमकियां भी। मेरे और मुलजिम के दरमियान शायद 50 गज का फासला होगा। इधर उधर गलियां होती तो शायद वो गायब हो जाता। सीधी सड़क पर वो कहाँ तक भागता। अरसा हुआ मैंने जॉगिंग छोड़ दी थी। लंदन से वापस आने के बाद मेरे सारे मामूरात बदल चुके थे, लेकिन पुरानी प्रैक्टिस मेरे काम आई। मुलजिम के मुकाबले में मेरा स्टेमिना बहुत ज्यादा था। तकरीबन 1 फरलांग दौड़ने के बाद उसकी रफ्तार कम हो गई। जब मैंने उसे पकड़ा तो वो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने मुझ पर हमलावर होने की कोशिश भी की, मगर मैंने उसका एक बाजू पकड़कर मोड़ा तो वो घूम गया। बाजार में बहुत से लोगों ने ये मुख्तसर सी दिलचस्प रेस देखी। उनका ख्याल था कि वो कोई जेब कतरा होगा जो मेरी जेब साफ करके भाग गया होगा। जब वो मेरे काबू में आ गया तो मैंने सबके सामने उसकी अच्छी खासी धुनाई की। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना पड़ा, वरना जो अजियत मुझे उस शख्स की वजह से बर्दाश्त करना पड़ी थी, इसके ख्याल से तो शायद मैं उसको मार डालता। वो चिल्लाता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। मैं उसे लाते हुए थप्पड़ मारता हुआ वापस थाने ले गया। मुझे ये एहसास भी था कि उसकी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं थी। वो फकत एक साजिश में आलाकार बना था, अपनी किसी मजबूरी की वजह से या लालच की वजह से। लेकिन वो मुझे बर्बाद करने की साजिश का सबसे अहम सुराग था। उसका मिल जाना मेरे नज़दीक कोई इत्तेफाक नहीं था, ये इंतज़ाम दस्ते गैब का था। जब हम उसे वापस लेकर थाने पहुंचे तो थाने वालों ने बड़े पुरजोश अंदाज में हमारा इस्तकबाल किया, मगर मेरे और मुलजिम के लिए इस्तकबाल का अंदाज अलग था। ड्यूटी अफसर ने कहा, वाह जी वाह, आप तो घोड़े की तरह दौड़ते हो। एसएचओ ने महज तारीफी अंदाज में सर हिलाया। फरार की कोशिश करने वाले मुलजिम को दीगर अहलकारों ने हाथों हाथ लिया और लंबा डाल के उसकी लातों, मुक्कों, डंडों और ठुड्डों से ऐसी खातिर तवाज़ो की कि वो मरने के करीब हो गया। पुलिस की कौमी जुबान में घनगरज वाली गालियों के साथ मेरे कानों तक उसकी चीखें भी पहुंच रही थी और मेरे दिल को बहुत सुकून हासिल हुआ था। जब मुझे ये अंदेशा लाहक हुआ कि इस यलगार में कहीं वो जा भाग ना हो जाए तो मैंने थानेदार से कहा, कहीं बंदा फड़क ना जाए जनाब, वो इधर ला इस कमीने को। मुलजिम को घसीट कर लाया गया और खड़ा रखने की कोशिश की गई, मगर वो बेदम होकर गिर पड़ा। मेरे कहने पर उसे पीने के लिए पानी दिया गया। फारूकी ने पूछा कि किस जुर्म में बंद था। सवाल का जवाब रोजामचे में लाया गया। मालूम हुआ कि ये मुलजिम का नाम लतीफ़ उर्फ ताफू है। गुज़िश्ता रात मुल्तान रोड पर ठोकर न्याज बेग के करीब एक नई आबादी में डकैती की वारदात हुई। 3 डाकू घर में लूट मार कर रहे थे। शामत आमार कि जब डाकू आए तो एक बुजुर्ग फोन पर कनाडा में अपने बड़े बेटे से बात कर रहे थे। उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटा, घर में डाकू आ गए हैं, और रिसीवर को फोन से अलग रख दिया, मगर डाकुओं ने ये नोट ना किया। उन्होंने धाड़ के सबको गन पॉइंट पर एक जगह इकट्ठा किया और बुजुर्ग से कहा कि वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। पलट कर देखा तो 2 मिनट में ऊपर भेज देंगे। फिर उन्होंने बड़ी बी से जेवर मांगा। बहू से पूछा कि कितना नकद है और कहाँ है। सब निकालो फौरन, वरना तुम्हारे बच्चे को खैमे से बाहर फेंक देंगे। डाकुओं की सारी बकवास बेटे ने फोन पर कनाडा में सुन ली थी, क्योंकि रिसीवर अलग था और वो हर आवाज़ वसूल कर रहा था। उसने वहां से पाकिस्तान में किसी को फ़ोन किया। इत्तला इमरजेंसी पुलिस तक पहुंची और ऐसे जरिए से पहुंची कि वो सर पे पाँव रख के भागी। 10 मिनट में पुलिस ने 3 मोबाइलों के साथ धावा बोल दिया, मगर हस्बे रिवायत वो सायरन बजाते चले आए कि हमारे हैं, होशियार, खबरदार, चोर डाकू जल्दी करें, भागना है तो भाग जाए, वरना फिर ना कहना कि हमें खबर ना हुई।